नमस्कार। चलिए आज 20वीं सदी की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक की तह तक चलते हैं और उसके पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है। इतिहास में अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी, सबसे बड़े पैरोकार की हत्या क्यों कर दी गई? ये अपने आप में एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें इस घटना की गहराई में जाने और सच जानने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब सब कुछ उथल-पुथल था। देखिए, ये हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये उस आग में हुई थी जो भारत के बंटवारे से लगी थी। लाखों लोग बेघर हो गए थे, हिंसा अपने चरम पर थी और पूरा देश, आप कह सकते हैं, दुख और गुस्से की आग में जल रहा था। ठीक इसी माहौल में ये सब हुआ। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक नाम, नाथूराम गोडसे, एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी और एक अखबार का एडिटर, जो ये मानता था कि देश की इस पूरी हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, महात्मा गांधी। तो अब जरा गोडसे के सबसे बड़े इल्जाम को समझते हैं, वो दलील जो उसने अपनी सफाई में अदालत के सामने रखी। ये गोडसे के खुद के शब्द हैं जो उसने अदालत में कहे थे। मतलब उसका मानना था कि गांधी की नीतियों ने भारत को कमजोर कर दिया था। उसके हिसाब से अगर सरकार पर गांधी का असर न होता तो बंटवारे के वक्त जो इतनी हिंसा हुई उसे रोका जा सकता था। तो गोडसे की शिकायतें थीं क्या? ये स्लाइड उन्हें बिल्कुल साफ कर देती है। पाकिस्तान का बनना, गांधी का कथित रूप से मुस्लिम समर्थक होना, ये सोच कि अहिंसा देश को कमजोर बना रही है, और शायद सबसे बड़ा मुद्दा, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना। गोडसे के लिए ये तुष्टीकरण की, मतलब अपीजमेंट की हद थी। हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि गांधी के लिए ये एक वादा निभाने जैसा था, बंटवारे के समझौते का सम्मान करना था, ताकि दोनों देशों के बीच आगे चलकर और बड़ा झगड़ा न हो। लेकिन गोडसे के लिए ये सरासर एक धोखा था। लेकिन देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ शिकायतों तक ही सीमित नहीं था। असल में ये भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग, एकदम जुदा नजरियों की एक जबरदस्त टक्कर थी। और ये स्लाइड इस वैचारिक खाई को, इस आइडियोलॉजिकल गैप को बहुत ही साफ साफ दिखाती है। एक तरफ गांधी का भारत था, एक सेक्युलर देश जहां हर मजहब के लोग प्यार से रहें, और दूसरी तरफ गोडसे का सपना, एक हिंदू राष्ट्र का। एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता की बात, तो दूसरी तरफ अखंड भारत का नारा। ये दो ऐसे रास्ते थे जो कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते थे। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि गोडसे और उसके जैसे सोचने वालों के लिए गांधी का ये सबको साथ लेकर चलने वाला आइडिया देश की ताकत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्हें लगता था कि ये भारत की हिंदू पहचान के साथ एक धोखा है, एक ऐसा खतरा जो देश को ही मिटा देगा। अब आते हैं गोडसे के अदालती बयान पर, जहां उसने अपने किए को सही ठहराने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क दिया। गोडसे ने ना गांधी के सिद्धांतों को एक बिल्कुल अलग ही चश्मे से दिखाया। एक खतरनाक और भोली भाली सोच। वो शायद इसे छद्म राष्ट्रवाद का नाम देता। मतलब एक ऐसा राष्ट्रवाद जो बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर, यानी हिंदू समुदाय की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल है। गोडसे का तर्क ये था कि उसने किसी इंसान की जान नहीं ली, नहीं, उसकी नज़र में उसने एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स, एक ऐसी राजनीतिक ताकत को खत्म किया था जो भारत को तबाह कर रही थी। और यही उसके डिफेंस का, उसके बचाव का सबसे बड़ा पॉइंट था कि ये हत्या पर्सनल नहीं, बल्कि पूरी तरह से पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल थी। और ये शब्द उसके इरादे को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। गोडसे ने अपने इस फैसले को कोई जज्बाती कदम नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि ये एक सोची समझी, कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया थी, जो देश के हालात देखकर ली गई थी। वो खुद को एक कातिल की तरह नहीं, बल्कि उस बुराई की जड़ को ही उखाड़ फेंकने वाले की तरह देख रहा था। तो गोडसे के इन बताए गए कारणों को समझना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि हम इतिहास को याद कैसे रखते हैं और उसे समझते कैसे हैं। जरा सोचिए इस बात को। सिर्फ एक इंसान के दिए हुए तर्कों ने 75 साल से भी ज्यादा समय से इतिहास के इतने बड़े और अहम मोड़ को लेकर हमारी समझ को एक दिशा दी है। इससे पता चलता है कि एक अकेले नैरेटिव में, एक अकेली कहानी में कितनी ज्यादा ताकत हो सकती है। और यहीं पर हम इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब इतिहास लिखा जाता है तो आखिर किसके तर्क याद रखे जाते हैं और क्यों? ये एक ऐसा